नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ी हुई है और लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने अंदर संगठन को मजबूत करने के लिए जितना मेहनत ग्राउंड पर हो सकता है उसे करने में परहेज नहीं कर रही है। लेकिन एक बात तो बिहार की राजनीति में सच्चाई है और वो है जाति। यानी कि बिहार की राजनीति जाति आधारित होती है और ये बात हर कोई समझता है, हर कोई कहता भी है। बीते कई चुनावों को आप उठाकर देख लीजिए, जाति के बिना न टिकटों का बंटवारा होता है, ना नेताओं को कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाता है और जातीय के आधार पर ही यहाँ तक कि मंत्रिमंडल का गठन भी होता है। तो ऐसे में बिहार की राजनीति से आप जाति फैक्टर को खत्म नहीं कर सकते और अब तो बिहार में जातीय गणना भी हो गई है। ऐसे में जब 2025 का चुनाव और नजदीक आएगा, पार्टियों के बीच में जब सीटों का बंटवारा होगा, फिर टिकटों का बंटवारा होगा, तो उस समय भी जाति बड़ा फैक्टर बनकर उभरने वाली है। तमाम राजनीतिक पार्टियों पर सबकी नजरें होंगी कि किस समाज के लोगों को राजनीतिक पार्टियां कितना टिकट दे रही हैं। इस वीडियो में हम भी एक खास जाति की बात करने जा रहे हैं, उस जाति की जिसके बारे में बहुत कुछ अक्सर कहा जाता है। कोई कहते हैं कि भारत की ही नहीं है, बाहर से आए हैं, और भी ना जाने कई कई बातें कही जाती है। खैर, वो अलग बहस का मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन क्योंकि बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण पार्टी मानी जाती है तो वो राष्ट्रीय जनता दल मानी जाती है। लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो माना जाता था कि गरीबों शोषितों की ये पार्टी बनकर उभरी है और लालू यादव ने उनके लिए खूब काम किया है। कहा यह जाता है कि उन्होंने आवाज दिया है। लेकिन वही सवाल एक बड़ा उठता है लालू यादव पर। बहुत लोग उन पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बूढ़ा बाल साफ करो का नारा दिया, यानी सवर्णों को हाशिए पर लाने की कोशिश की, उन्हें खत्म करने की कोशिश की। कहा जाता है कि उनके सरकार से हटने का, यानी उन्हें सरकार से सत्ता से बाहर रखने के लिए भी सवर्णों ने पूरी ताकत लगाई और वही बड़ा वजह बनकर उभरा कि 2005 के बाद से अभी तक लालू यादव की पार्टी आरजेडी सत्ता में नहीं आ पाई। और लालू यादव जब अपनी पार्टी से टिकटों का बंटवारा करते हैं तो उसमें भी यह निखर कर सामने आता है जब वो सवर्णों को बहुत कम टिकट देते हैं। यादवों की पार्टी मानी जाती है, मुसलमानों की पार्टी आरजेडी मानी जाती है, यानी एमवाई समीकरण की पार्टी। और देखा भी जाता है कि जितनी सीटें आरजेडी को मिलती हैं उसमें आधी सीटें एमवाई समीकरण को चली जाती हैं, जिसमें यादवों को सबसे ज्यादा और फिर मुसलमानों को सीटें दी जाती हैं। हालांकि बीते चुनाव से ईबीसी फैक्टर भी आरजेडी में जुड़ा है, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी अब आरजेडी तवज्जो दे रही है, उन्हें भी टिकट दे रही है, जेडीयू के वोट में सिंधमारी की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सवर्णों को भी टिकट देने में थोड़ा सा इजाफा 2020 के चुनाव में आरजेडी ने किया। 12 सवर्णों को आरजेडी ने पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया। उसमें सबसे ज्यादा राजपूत समाज के प्रत्याशी आरजेडी ने अपने सिंबल पर उतारे, जिसमें उनकी संख्या 7। दूसरे नंबर पर सवर्णों में ब्राह्मणों को आरजेडी ने टिकट दिया, जिनकी संख्या 4, और एक भूमिहार प्रत्याशी को आरजेडी ने अपने सिंबल पर उतारा, जिसकी संख्या 1। किसी कायस्थ को पिछली बार के चुनाव में आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। इस वीडियो में हम चर्चा सवर्ण समाज से आने वाले, मतलब सवर्णों में जिनकी आबादी सबसे ज्यादा इस जातीय गणना में निकलकर सामने आई, ब्राह्मण समाज। सवर्णों में माना जाता है, जो सरकारी आंकड़े अब सबके सामने आ गए हैं, उसमें ब्राह्मण समाज की आबादी सबसे ज्यादा बताई गई, 3.65%, यानी कि लगभग 48 लाख की आबादी इनकी बिहार में बताई गई। लेकिन टिकट बंटवारे में अगर आरजेडी की बात करें तो 4 ब्राह्मणों को टिकट दिया।
पिछले चुनावों की तुलना में तो संख्या काफी ज्यादा बढ़ा ही दी, लेकिन 4 ब्राह्मणों को उतारा। इस वीडियो में हम चर्चा ब्राह्मणों को लेकर ही करेंगे। आरजेडी के अंदर किनको टिकट पिछले बार चुनाव में दिया था, वो कहां से लड़े थे, कौन थे, क्या इस बार भी मिलेगा, और क्या इस बार भी किसी अन्य ब्राह्मण चेहरे को आरजेडी मैदान में उतारने वाली है, क्या और 1, 2, 3 सीटों की संख्या में आरजेडी इजाफा करने वाली है, वो कौन सी सीटें हो सकती हैं। देखिए, हाल के समय में राजनीतिक परिस्थितियां काफी बदली हैं। आपको मालूम होगा कई आरजेडी के विधायक अब इधर से टूटकर एनडीए की तरफ चले गए हैं, और यह आरजेडी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले बार वो चुनाव भी जीतने में कामयाब हुए थे, और ऐसे में उस वोट बैंक को अपने पक्ष में भी रखना है, यह भी आरजेडी को सोचना है। ऐसे में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सवर्ण समाज में राजपूत 7 सीटों पर जिनको आरजेडी ने उतारा था, उसमें पहला नाम रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह, अब तो सांसद बन गए। दूसरा, औरंगाबाद जिले के नवीनगर सीट पर डब्लू सिंह आरजेडी के विधायक हैं। तीसरा, सहरसा पर लवली आनंद आरजेडी के टिकट पर लड़ी, हार गई, अब तो जेडीयू की सांसद हैं। फिर शिवहर चेतन आनंद जीत गए, लेकिन अब ये जेडीयू खेमा में चले गए हैं। फिर महनार बीना सिंह, रामाकिशोर सिंह की पत्नी, आरजेडी के टिकट पर जीत गई चुनाव, हालांकि अब इनके पति भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल हो गए हैं। फिर बनियापुर केदार सिंह चुनाव तो जीत गए, लेकिन अब ये भी जेडीयू खेमे में नजर आ रहे हैं। छपरा रणधीर सिंह, ये चुनाव हार गए, लेकिन अब ये तो जेडीयू के प्रदेश महासचिव भी बनाए गए हैं। एक भूमिहार को टिकट दिया, मोकामा से आनंद सिंह, उनकी पत्नी नीलम देवी अब विधायक हैं, और वो भी अब जेडीयू खेमे में नजर आ रही हैं। 4 ब्राह्मणों को टिकट दिया। शाहपुर में राहुल तिवारी, शिवानंद तिवारी के बेटे, ये चुनाव जीत गए, अभी भी आरजेडी में है। अलीनगर मतलब मिथिला में विनोद मिश्रा, अब्दुल बारी सिद्दीकी का टिकट काटकर विनोद मिश्रा को आरजेडी ने चुनाव लड़ाया। अलीनगर में चुनाव बहुत कम मार्जिन से हारे, लेकिन जीत नहीं पाए, लेकिन अब भी ये आरजेडी में है। फिर बड़हरिया सिवान जिले की सीट पर बच्चा पांडे को उम्मीदवार बनाया, ये भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। और चौथी सीट है लौरिया, शंभू तिवारी को उम्मीदवार बनाया, ये चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब भी आरजेडी में है। तो इन 4 सीटों पर ब्राह्मणों को आरजेडी ने टिकट दिया। 2015 में कायस्थ 1 सीट पर मोतिहारी में विनोद श्रीवास्तव को पार्टी ने उतारा था, लेकिन 2020 के चुनाव में कायस्थों को टिकट देने के मामले में आरजेडी ने पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया, किसी भी कायस्थ को टिकट नहीं दिया। अब हम बात क्योंकि ब्राह्मणों की कर रहे हैं, तो 2020 में 4 सीटों पर आरजेडी ने ब्राह्मण को कैंडिडेट बनाया, 2 सीटों पर जीत मिली। आरा के शाहपुर में राहुल तिवारी और सिवान के बड़हरिया में बच्चा पांडे, ये दोनों आरजेडी के विधायक हैं और आरजेडी में ही हैं। अलीनगर और लौरिया में आरजेडी को जीत नहीं मिली, लेकिन बड़ी बात यह है कि 4 सीटों पर ब्राह्मणों को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया। लेकिन इस बार के चुनाव में यह माना जा रहा है कि आरजेडी ब्राह्मणों को टिकट देने में थोड़ी और इजाफा कर सकती है, और उसमें एक बड़ा नाम निकल कर सामने आ रहा है, और वो नाम है शिवहर से। अब शिवहर के क्योंकि जो विधायक हैं चेतन आनंद, वो तो जेडीयू की तरफ चले गए हैं, तो वैकेंसी जेडीयू में है। और शिवहर के जो निर्माता कहे जाते हैं रघुनाथ झा, स्वर्गीय पंडित रघुनाथ झा, जो 1972 से 1995 तक इस सीट के विधायक रहे, जो लालू यादव के साथ 25 साल राजनीति किए, उनका निधन हो गया। लेकिन शिवहर के निर्माता स्वर्गीय पंडित रघुनाथ झा के पोते नवनीत झा आरजेडी में अभी हैं, और आरजेडी से टिकट के प्रबल दावेदार बने हैं शिवहर में। क्योंकि वैकेंसी है, तो इस सीट पर नवनीत झा को टिकट दिया जा सकता है। नवनीत झा पूरा दम लगा रहे हैं। अब देखना है कि रघुनाथ झा के पोते नवनीत झा पर आरजेडी कितना भरोसा करती है। रघुनाथ झा के बेटे अजीत झा जो थे,
वो भी 2005 में आरजेडी के टिकट पर शिवहर से विधायक बने थे। तो इस सीट पर रघुनाथ झा का जो मजबूत किला था, जिस प्रकार से उन्होंने इस सीट पर कब्जा जमाया था, अब उनके पोते इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके दादाजी की बनाई सीट है और वो चाहते हैं कि इस बार आरजेडी उन्हें टिकट दे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। एक और नाम है सारण जिले की सीट मांझी से, नाम है सुधांशु रंजन पांडे। देखिए, अभी हाल में जो आरजेडी के अंदर कुछ बड़े गिने चुने ब्राह्मण नेता हैं, तो उसमें एक नाम सुधांशु रंजन पांडे का है। आप जानते हैं राज्यसभा सांसद मनोज झा को, शिवानंद तिवारी को आप जानते हैं, ये दो नाम तो आप जानते हैं। लेकिन सुधांशु रंजन पांडे सारण से आरजेडी के एमएलसी कैंडिडेट थे, चुनाव नहीं जीत पाए, दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन ये मांझी से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में। अभी वर्तमान में मांझी की सीट सीपीएम के खाते में है, सत्येंद्र यादव वहां के विधायक हैं। लेकिन जिस प्रकार से सुधांशु रंजन पांडे पूरा दम मांझी में झोंके हुए हैं, खबर यह है कि उन्हें आरजेडी खेमे से हरी झंडी मिली हुई है, क्योंकि आरजेडी इस बार महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे में कई सीटों को इधर से उधर करने की तैयारी में है। हो सकता है कि सत्येंद्र यादव बनियापुर या एकमा के तरफ भेज दिए जाएं, यानी बनियापुर या एकमा की जो सीट है वो सीपीएम के खाते में चली जाए। वैसे भी बनियापुर अभी खाली है, वहां केदार सिंह आरजेडी विधायक थे, वो जेडीयू खेमे की तरफ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सत्येंद्र यादव जब वहां से ट्रांसफर पोस्टिंग उनका किया जाएगा, तो मांझी में सुधांशु रंजन पांडे ही उतारे जाएंगे आरजेडी से, ये लगभग तय माना जा रहा है। तो सुधांशु रंजन पांडे पूरा दम लगाए हुए हैं। और वैसे भी जब हम सारण जिले की बात करते हैं, तो 10 सीटों में 7 सीटों पर महागठबंधन से केवल और केवल यादव कैंडिडेट ही उतरे। चाहे आप एकमा की बात कर लीजिए, तरैया की बात कर लीजिए, मांझी की बात कर लीजिए, सोनपुर की बात कर लीजिए, परसा की बात कर लीजिए, अमनौर की बात कर लीजिए, मढ़ौरा की बात कर लीजिए, सीधे सीधे 7 सीटों पर केवल यादव कैंडिडेट उतारे गए। और इसमें से अधिकतम सीटों पर महागठबंधन को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन अमनौर की सीट गंवा दिया, तरैया की सीट गंवा दिया, जबकि तरैया की सीट यादव डोमिनेटेड सीट मानी जाती है, लेकिन बावजूद इसके वो सीट गंवा गए। राजपूत समाज बीजेपी के टिकट पर वहां चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार क्या सचमुच सारण में बदलाव होता है और मांझी की सीट पर क्या सुधांशु रंजन पांडे को आरजेडी कैंडिडेट बना पाने में कामयाबी हासिल कर पाती है या नहीं। एक और नाम बीजेपी के पूर्व एमएलसी का चल रहा है, टूना पांडे का। अब टूना पांडे कहां से लड़ेंगे, कहां से नहीं, आरजेडी के दिल के करीब आ चुका है इनके। लेकिन एक चर्चा है कि महाराजगंज में ये सीट मांग रहे हैं। फिलहाल वहां से विजय शंकर दुबे कांग्रेस के विधायक है, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनका रवैया रहा, वो कांग्रेस में रहेंगे नहीं रहेंगे चुनाव का थोड़ा मुश्किल है कहना। तो ऐसे में इनका नाम भी चल रहा है। इसके अलावा आरजेडी में कुछ और ब्राह्मण चेहरे हैं, जिसमें चितरंजन गगन आरजेडी के प्रवक्ता लंबे समय से हैं, ऋषि मिश्रा तेजस्वी यादव के काफी करीब माने जाते हैं, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता, ये भी लंबे समय से आरजेडी में अपनी सेवा दे रहे हैं, आरजेडी का पक्ष जनता के सामने रखते हैं। तो ये भी कुछ बड़े नाम हैं जो आरजेडी में अभी मौजूद हैं, जिन्हें हो सकता है कि कहीं से आरजेडी अपना कैंडिडेट बना सके। एक और अशोक पांडे हैं, लेकिन वो अब आरजेडी के एमएलसी हैं। तो ये ब्राह्मण चेहरे आरजेडी में अभी मौजूद हैं और इन पर दांव आरजेडी हो सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में खेले। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पिछली बार जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा आरजेडी ने किया था, जिसमें यादव समाज के 58 कैंडिडेट उतारे, मुस्लिम समाज के लगभग 17 कैंडिडेट उतारे, ईबीसी कैंडिडेट जो है वो लगभग 21 कैंडिडेट उतारे गए और श्रवण समाज महज 12 कैंडिडेट ही उतारे गए। तो देखना होगा कि श्रवण समाज
को टिकट देने में क्या आरजेडी इजाफा करती है या फिर अपने पुराने रणनीति स्ट्रेटेजी पर ही वो काम करते हुए उसी अनुसार टिकटों का बंटवारा करती है। तो ये कुछ नाम थे ब्राह्मण समाज के आरजेडी में जिसकी चर्चा हम आपके सामने कर रहे थे। अभी और भी कई सीटों की चर्चा हम करेंगे, भूमिहार समाज को लेकर हो या राजपूत समाज को लेकर हो, ये तमाम जानकारियां भी हम देंगे। अलग अलग यादव समाज को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, अति पिछड़ा समाज को लेकर भी चर्चा करेंगे, दलित महादलित को लेकर भी हम आपके सामने जो खबरें हैं वो पहुंचाएंगे और हर एक पार्टी की पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी आरजेडी की हम आप तक पहुंचा रहे थे और उसमें भी ब्राह्मणों को लेकर किस तरीके से तैयारी आरजेडी के अंदर हो रही है उस पर हम बात कर रहे थे। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।